हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कर्नल कर्ण सीरीज की कॉमिक्स मिसाइल का अपहरण का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। शाम को वह सब लोग होटल वापस पहुंच गए। अपने कमरे की ओर जाते हुए मोना ने कर्ण को दावत दे डाली। नहा धोकर मेरे कमरे में आ जाना, बेहतरीन स्कॉच पिलाऊंगी, फिर तो मैं जरूर आऊँगा। कर्ण जब अपने कमरे में पहुंचा, ओह, यह लिफाफा असलम ने डाला होगा। लिफाफे में असलम का संदेश मौजूद था। सालगौकर के कमरे की तलाशी लेते समय मैंने उसके सूटकेस में एक पत्र देखा है। पत्र पढ़ा तो पत्र पर तो 2 माह पहले की तारीख है और उस पत्र के अनुसार सालगौकर के बेटे को लंदन से अपहरण कर लिया गया है और सालगौकर को धमकी दी गई है कि अगर उसने पत्र लिखने वाले की बात ना मानी तो उसके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। असलम। इसका अर्थ तो यह हुआ कि सालगौकर ने ही दवा में आकर मिसाइल की उड़ान में गड़बड़ की थी। लेकिन उस पर हाथ डालने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि अब वह लड़की मोना उसके पीछे क्यों लगी हुई है। क्या वह सचमुच शत्रु की एजेंट है? आधे घंटे बाद तैयार होकर वह मोना से मिलने पहुंचा। हाय हैंडसम, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हारी जैसी सुंदरी की दावत भला कौन भूल सकता है। मोना उसे बेडरूम में ले आई। मैंने तुम्हारे इंतजार में जाम सजा रखे हैं। आज फिर पीने के आज फिर पीने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लो, तुम पियो, मैं देखती हूँ कौन आया है। बाहर जाते हुए मोना ने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया तो कर्ण जल्दी से उठकर दरवाजे के निकट आ गया और बाहर झांका। मोना ने बेडरूम की ओर इशारा करके निगाहों से कुछ कहा था। अगले पल वह जेब से साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकालकर बेडरूम की ओर बढ़ा। ओह, इसने तो मेरे कत्ल की तैयारी की हुई है। वह अपना पिस्तौल साथ नहीं लाया था, मगर कलाई पर बांधा हुआ खंजर मौजूद था। छुपकर मुकाबला करना ठीक रहेगा। बेडरूम का दरवाजा खुला। मुझे कमरे में ना पाकर वह पहले बाथरूम में देखेगा। मुझे कमरे में ना पाकर वह पहले बाथरूम में देखेगा। बाथरूम में झांककर देखने के बाद नीगो बेड की ओर आया। वह नीचे झुका। कर्ण होशियार था। उसने एक हाथ से रिवॉल्वर पर झपट्टा मारा, धड़ाक, और दूसरे हाथ से खंजर उसकी गर्दन पर मारा, खचाक। आई। फिर उसके तड़पते हुए शरीर को कर्ण ने बेड से नीचे घसीट लिया। कुछ क्षण बाद उसका शरीर शांत हो गया तो कर्ण ने उसका रिवॉल्वर उठाया और बेड के नीचे से निकला। दौड़कर वह बाहरी कमरे में पहुंचा। मोना कहाँ गई? दरवाजा तो अंदर से बंद है। तभी उसकी नज़र बाथरूम में खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। होटल का यह कमरा पहली मंजिल पर था और बाथरूम की खिड़की से कार पार्किंग दिखाई देती थी। ओह, वह इस खिड़की से निकल गई। पाइप द्वारा उतरने का समय नहीं था, अतः उसने ऐसे ही छलांग लगा दी। नीचे पहुंचते ही वह पार्किंग की ओर दौड़ा। सौभाग्य एक गाड़ी खुली हुई मिल गई। वह उसी में घुस गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। मोना की कार सड़क पर काफी आगे जा रही थी। कर्ण ने भी अपनी गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ा दिया। मोना की गाड़ी भी बहुत तेज जा रही थी, अतः कुछ ही क्षण में वह नजरों से ओझल हो गई। लेकिन कर्ण ने हिम्मत नहीं हारी। वह गाड़ी दौड़ाता ही रहा। फिर उसे समुद्र तट के किनारे मोना की गाड़ी नजर आई। मोना की गाड़ी में मौजूद नहीं थी। कहाँ गई कहाँ चली गई हो वह? तभी निकट से एक मलाह गुजरा। कर्ण ने उसे मोना का हुलिया बताने के बाद पूछा, वह अभी इस गाड़ी में यहाँ आई थी, बता सकते हो किधर गई है? वह तो मोटर बोट लेकर उस स्टीमर पर गई है। स्टीमर पर गई है? कुछ क्षण सोचने के बाद वह तट स्थित एक दुकान पर पहुंचा, जहां मछली पकड़ने व गोताखोरी के सामान किराए पर मिलता था। गोताखोरी का लिबास पहनकर वह समुद्र में उतर गया। अगर उस स्टीमर पर दुश्मन मौजूद है तो वहां तक पानी के अंदर तैरकर जाना ही उचित है।
स्टीमर के निकट पहुंचकर वह लंगर की जंजीर द्वारा ऊपर चढ़ गया। डेक पर कोई नहीं था। वह नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ा, तभी "ए, कौन हो तुम?" कर्ण का हाथ बिजली की तरह घूमा। तड़ाक! ओह! बेहोश नाविक को खींचकर वह डेक पर रखे ड्रम के पीछे ले गया। "इसके कपड़े पहनकर मैं ज्यादा सुरक्षित रहूंगा।" नाविक के कपड़े पहनने के बाद उसने अपना लिबास को नाविक को उठाकर एक खाली ड्रम में ठूस दिया। यहाँ इसे कोई नहीं देख सकेगा। अब वह सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। मोना यहाँ किसी से मिलने आई है तो किसी के केबिन में होगी। ज्यादातर केबिन की लाइटें बुझी हुई थी, लेकिन एक दरवाजे के शीशे में प्रकाश उभर रहा था। इस केबिन में कोई है। उसने शीशे से भीतर झांका। मोना और वह चीनी व्यक्ति, उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी है। उनकी आवाज कर्ण तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक कर्ण के मस्तिष्क में हलचल हुई और उसने चीनी को पहचान लिया। माय गॉड, यह तो फू मिन लाओ है। फू मिन लाओ है, खतरनाक चीनी जासूस। हमारे रिकॉर्ड में इसकी फाइल मौजूद है, तो हमारी मिसाइल की गड़बड़ी में इस कमीने का हाथ है। मुझे किसी तरह इनकी बातें सुननी चाहिए। कुछ सोचकर वह बराबर वाले केबिन के दरवाजे पर पहुंचा और उसका हैंडल पकड़कर घुमाया। दरवाजा खुल गया। भीतर से दरवाजा बंद करके उसने अंधेरे में ही केबिन का चक्कर लगाया। वास्तव में यह केबिन बराबर वाले केबिन का ही हिस्सा था। वहां बेड देखकर कर्ण को अंदाजा हो गया कि यह केबिन बेडरूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों केबिन का टॉयलेट कंबाइंड होना चाहिए। दबे कदम से वो टॉयलेट में पहुंचा। कंबाइंड ही है। उसने दूसरी ओर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। अब मैं इनकी बातें सुन सकता हूँ। तभी फूमिन लाओ का स्वर सुनाई दिया। कर्ण की लाश देखे बिना तुम्हें वहां से नहीं आना चाहिए था मोना। तुम नहीं जानती वह कितना खतरनाक आदमी है। जेंडा भी बहुत खतरनाक आदमी है मिस्टर फू। कर्ण उसके हाथ से बच नहीं सका होगा। मैं जल्दी ही इसलिए चली आई ताकि सालगवाकर से पहले यहाँ पहुँच सकूं, मगर सालगवाकर अभी तक नहीं पहुँचा। मुझे विश्वास है वह आएगा, जरूर आएगा। वह अपने बेटे से मिलने के लिए बेताब है। मैंने उसे कहा था कि अगर वह ठीक समय पर स्टीमर पर नहीं पहुंचा तो अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगा। फिर तो उसे जरूर आना चाहिए। लेकिन मिस्टर फू, सालगवाकर भारत सरकार को संदेह हो चुका है। कर्ण इसीलिए उसके पीछे आया था। इस स्थिति में तो सालगवाकर हमारे लिए काम का नहीं रहा। अब वह आगे हमारे लिए काम नहीं कर सकेगा। फिर आप इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? सालगवाकर बहुत काम का आदमी है मोना। मैं उसे अपने साथ चीन ले जाना चाहता हूँ। वहाँ अपने डिपार्टमेंट के सभी महत्वपूर्ण राज जानता होगा। हमारे वैज्ञानिक उसके मस्तिष्क से वह सारे राज चुरा कर बाहर निकाल सकते हैं, खुरच कर बाहर निकाल सकते हैं। आई सी। तो सालगवाकर यहाँ आने के बाद वापस नहीं जा सकेगा? हाँ, उसके यहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद ही हमारा स्टीमर यहाँ से हांगकांग के लिए रवाना हो जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने उस जासूस कर्ण को होटल में देखते ही पहचान लिया और हमने उसे रास्ते से हटाने के प्रबंध कर दिए। कर्ण के रहते हम सालगवाकर को यहाँ से नहीं ले जा सकते थे। अब मुझे भी लग रहा है कि कर्ण बहुत खतरनाक आदमी था। पहले हमले में वह हमारे आदमी के हाथों बड़ी चालाकी से बच गया था। मुझे तो डर है कि कहीं वह इस बार भी बच ना गया हो। तभी मिस्टर सालगवाकर आ गए हैं सर। ठीक है, तुम जाकर रवानगी की तैयारी करो। 1 घंटे बाद हम लंगर उठाएंगे। नाविक बाहर चला गया। आओ सालगवाकर डियर, हमारे पास बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा हांगकांग में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है सालगवाकर। उसे मिलने के लिए तुम्हें हमारे साथ हांगकांग चलना होगा। हांगकांग? लेकिन मोना ने तो कहा था कि मेरा बेटा स्टीमर पर है। मोना ने मेरे कहने पर ही तुमसे झूठ बोला था और तुम्हें तो हमारा आभारी होना चाहिए। हम तुम्हें इस देश से निकाल कर ले जा रहे हैं। भारतीय सीक्रेट सर्विस को तुम पर शक हो चुका है। जानते हो, एक जासूस तुम्हारे पीछे यहाँ तक पहुँच गया था। हमने उसे भी समाप्त कर दिया। अब अगर तुम यहाँ रहे तो पकड़े जाओगे और गद्दारी के अपराध में तुम्हें गोली मार दी जाएगी। ओ गॉड, यह तुम
लोगों ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। कुछ समय बाद तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सालगवाकर हांगकांग पहुंचकर तुम आज़ादी से अपने बेटे के साथ रह सकोगे। वहां भारत सरकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यह सारी बातें सुनने के बाद कर्ण टॉयलेट से निकल आया। मैं इन लोगों को यहाँ से निकलने नहीं दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास इनसे मुकाबला करने के लिए हथियार भी नहीं है और ना ही इतना समय है कि वापस तट पर जा सकूं, पुलिस या सेना की मदद ले सकूं। अब तो किसी तरह स्टीमर के रेडियो रूम तक पहुंचना होगा। लेकिन जब वो सीढ़ियां चढ़ डेक पर पहुंचा, ओह, यह लोग तो रवानगी की तैयारी कर रहे हैं। उसकी नज़र सीढ़ियों के निकट निकट रही यहाँ मिटी हुई है दोस्तों, निकट रही की एक पेटी पर पड़ी। उसने उसने ऊपर उठाकर वह पेटी उठा ली। वहां आकर पेटी उठाकर चलूं तो यह मुझे अपना ही आदमी समझेंगे। अंदाजे से वह इंजन रूम की ओर चल दिए। सौभाग्य से किसी भी नाविक ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। इंजन रूम के बराबर में ही स्टीमर का रेडियो रूम था। वह पेटी उठाए हुए भीतर घुस गया। रेडियो ऑपरेटर अकेला बैठा ऊँध रहा था। आहट सुनकर ऑपरेटर चौंका था, मगर कर्ण ने उसे संभलने का अवसर नहीं दिया। तड़ाक! क्या है? ओह! दूसरे वार में उसने ऑपरेटर को बेहोश कर दिया। तड़ाक! कमरे में एक बड़ी सी अलमारी रखी थी। बेहोश ऑपरेटर को उसने अलमारी में ठूस दिया। इसे 2 घंटे से पहले होश नहीं आएगा। फिर वह रेडियो के सामने बैठ गया। पोर्ट ब्लेयर स्थित नेवी हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी वह जानता था। कनेक्शन मिलने के बाद वह नेवी की कोड भाषा में संदेश भेजने लगा। फिर संदेश देने में वह इतना खो गया था कि पीछे आने वाली मुसीबत की आहट भी ना सुन सका था। यह तो अपना आदमी नहीं है। फिर यह रेडियो पर क्या कर रहा है? अगले ही पल तड़ाक! ओ! कर्ण को बेहोश करके उस नाविक ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया। कौन है यह? हमारा साथी तो नहीं, कोई जासूस लगता है। उठाकर मिस्टर फू के केबिन में ले चलो। वह लोग कर्ण को उठाकर नीचे ले गए। फू के केबिन में। सर, यह रेडियो रूम में घुसा हुआ था। ओह गॉड, यह तो कर्ण है, लेकिन यह जीवित कैसे बच गया? मैंने कहा था ना कि यह आसानी से मरने वाली चीज नहीं है। मेरा अनुमान है कि यह तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ पहुंचा होगा। सर, रेडियो रूम पर किसी से बात कर रहा था। ओह, कहीं इसने अपनी मदद के लिए किसी को बुला तो नहीं लिया है? जरा इसे होश में लाने की कोशिश करो। एक नाविक ने अब पानी का जग उठाकर कर्ण के चेहरे पर उलट दिया। कहा, कौन है यह? यह वह जासूस है जो तुम्हारे पीछे पीछे लगा हुआ है। कुछ क्षण बाद कर्ण ने कराकर आंखें खोली। फूमिन ने तुरंत अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। ओह, वेलकम मिस्टर कर्ण सिंह, द ग्रेट एजेंट ऑफ इंडियन सीक्रेट सर्विस। कर्ण ने नजरें घुमाकर चारों ओर देखा। ओह, तो तुम लोग ने मुझे पकड़ लिया है। हाँ, और इस बार तुम जीवित नहीं बचोगे। कर्ण ने फूमिन के उपेक्षा करते हुए सालगोकर की ओर देखा। वह बातें करते समय गुजरना चाहता था। तुमने अपने देश के साथ गद्दारी करके अच्छा नहीं किया सालगवाकर। इन दुश्मनों के कहने में आकर तुमने देश की 2 मिसाइलें नष्ट की है। जरा सोचो। एक्सक्यूज मी मिस्टर कर्ण, आपकी बात काटकर मैं यह बताना चाहूंगा कि वह मिसाइल सालगवाकर ने नष्ट नहीं की है। फिर किसने की है? मैंने की है। मेरे इस स्टीमर पर कंप्यूटर द्वारा संचालित ऐसा रडार लगा हुआ है जिसके जरिए मैं एक विशेष रेंज से छोड़े जाने वाली किसी भी मिसाइल का मार्ग बदल सकता हूँ। ओह, लेकिन यह काम तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें पता है कि मिसाइल कब और किस दिशा में छोड़ी जाएगी। हाँ, यह ठीक है, और यह जानकारी मुझे सालगवाकर से प्राप्त हुई थी। इसने मुझे सिर्फ मिसाइल दागे जाने का समय और उनके टारगेट के विषय में जानकारी दी थी। तुम खुद ही सोचो, अगर सालगवाकर मिसाइल में कुछ गड़बड़ करता तो तुम्हारे कंप्यूटर उस गलती को पकड़ ना लेते। अब तो तुम समझ ही गए होगे मिस्टर कर्ण कि तुम्हारे देश की ये वह मिसाइल हमने अपने रडार द्वारा अपहरण की थी और उनका मार्ग बदलकर उन्हें दूसरी जगह पर गिरा दिया था। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। साथ ही मैं यह भी समझ गया हूँ कि तुम लोग सालगवाकर को कहाँ ले जा रहे हो।
तुम्हारे कुछ भी समझने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम मुझे यह ज़रूर समझाओ कि रेडियो रूम में तुम किससे बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे। यह तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मेरे 3 गिनने तक अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। एक कर्ण के मन में भय की लहर सी उठी। आज तो मैं सचमुच फंस गया हूँ। नेवी की सहायता पता नहीं कितनी देर में आएगी, तब तक तो यह मुझे गोली मार देगा। तभी सर, यह मुझे रेडियो रूम से मिला है। सर, यह मुझे रेडियो रूम से मिला है। उस नाविक का स्वर सुनकर कर्ण का दिल खुशी से उछल पड़ा। क्या है? असलम? फूमिन ने असलम को अपना आदमी समझा था। असलम ने कर्ण को सिर से एक विशेष इशारा किया। इशारा करते हुए अपनी मुट्ठी खोली और प्लास्टिक का एक कैप्सूल केबिन के फर्श पर फेंक दिया। जरा इसे ध्यानपूर्वक देखिए। फर्श पर गिरते ही कैप्सूल से धुआं निकलने लगा। फूमिन और उसके साथी ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। इतनी देर में गोली से निकलने वाली धुआं प्रभावशाली गैस ने अपना काम कर दिया। असलम का इशारा समझकर कर्ण ने पहले ही अपनी सांस रोक ली थी। सब लोग के गिरते ही असलम ने आगे बढ़कर उसे सहारा देकर उठाया और केबिन से बाहर ले गया। बाहर आकर असलम ने केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया। कर्ण ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। असलम, माय डियर, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं सालगवाकर का पीछा करते हुए यहाँ आया था। मैंने उसे होटल से अकेले निकलते देखा तो आपके कमरे पर फ़ोन किया, लेकिन आप कमरे पर नहीं थे। मैंने खुद ही इसका पीछा किया और जब मैंने इसे बोट लेकर स्टीमर पर जाते देखा तो मैं भी एक बोट द्वारा यहाँ आ गया। मैं अभी डेक पर छुपकर कुछ सोच ही रहा था कि क्या करूँ, तभी मैंने आपको देखा। आप बेहोश थे और 4 आदमी आपको उठाकर नीचे ले जा रहे थे। भला मैं ऊपर कैसे रुक सकता था? मैंने एक नाविक को बेहोश कर दिया और उसके कपड़े पहनकर नीचे चला आया। केबिन के बाहर से मैंने आप लोगों की सारी बातें सुनी और जब वह आपको गोली मारने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने बेहोश करने वाली गैस के कैप्सूल का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस तरह का कैप्सूल मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, यह तो आपको पता ही है। वेल डन असलम, आज अगर तुम ना आते तो मेरा बचना मुश्किल था। अब कोई चिंता नहीं है, हम लोग कुछ देर नीचे ही प्रतीक्षा करेंगे। मैंने नेवी हेडक्वार्टर को संदेश दे दिया है। नेवी हमारी मदद को पहुंचती ही होगी। तो आइए, अब केबिन में गैस का प्रभाव समाप्त हो चुका होगा। हम उन बेहोश लोगों के हथियार अपने कब्जे में कर लेते हैं। कुछ देर में नेवी के जहाज ने स्टीमर के चारों ओर से घेर लिया। डेक पर जो नाविक थे उन्हें तुरंत ही आत्मसमर्पण कर दिया। सालगवाकर का बेटा स्टीमर के ही एक केबिन से बरामद हो गया था। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।